होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10 में आईटी का पेपर लिया हुआ है, पेपर कोड 402, उनके लिए एंटरप्रेन्योर स्किल्स चैप्टर लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में से एनसीईआरटी इस बार क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछने थे, लेकिन इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें हम लोग एंटरप्रेन्योर के साथ। ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरटेक। यानी कि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि नए बिजनेस को क्रिएट करते हैं। नए बिजनेस की शुरुआत करना, वो चाहे बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, एक चाय की दुकान की शुरुआत करनी हो या फिर एक फैक्ट्री लगाना हो, वो सारा बिजनेस की जो शुरुआत करते हैं वो इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो आइए देखें कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होती हैं। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस की शुरुआत करता है, उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना, सोसाइटी को सर्व करते हुए। तो नेचुरली सारे इंसानों की बस की बात नहीं है ये। तो कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादातर स्किल्स जो होती हैं वो रिलेटेड टू मार्केटिंग हो सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट हो सकता है, कस्टमर सर्विसेज हो सकता है, लीडरशिप, एग्जीक्यूशन, रेजिलेंस, फोकस, डिटर्मिनेशन, टैलेंट एक्विजिशन, कंटिन्यूअस लर्नर। ये सब जो है नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि स्किल्स जो है इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर उसे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो हम लोग देखें आगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट क्यों है। यानी कि कोई इंसान अगर वो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिस करता है, तो उससे क्या फ़ायदा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी बिजनेस को उठाकर देखिए जो आपके शहर में लोग करते हो या जिसे आप जानते हो। वो क्या करते हैं? वो जॉब लेते नहीं हैं, वो दूसरों को जॉब देते हैं, मतलब कि दे आर जॉब गिवर। वो मार्केट में जो जॉब मार्केट की भीड़ है, जहां पर लोग अक्सर आपने सुना होगा कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगार बैठा हुआ है बंदा, तो वो उसके हिस्से नहीं होते हैं। वो उन लोगों के बीच में से होते हैं जो कि इन लोगों को रोजगार देते हैं। तो जब ये रोजगार देंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करेंगे, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। और वो जब कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो वो बिजनेस या फिर जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन। वो दूसरों के लिए, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इनकी अपनी लक्ष्य होती है जो कि अलग तरह का होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगी? सीधी सी बात है, बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना लोगों को, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना या कम्पिटिटिव रेट में प्रॉफिट अर्न करना। ये अलग अलग तरह के गोल हो सकते हैं। वो खुद जो है अपनी टीम का सच्चा लीडर होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ये सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जिसके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो जो है टीम का खुद लीडर होता है। वो अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ और काम के बीच में एक बैलेंस को क्रिएट करके चलता है। क्योंकि सिर्फ काम 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 अगर बोलेगा तो उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी। वो घर में अगर अपनी माँ बाप को, बच्चों को, बीवी को टाइम नहीं देगा तो मुश्किल होगा। लेकिन फिर वो अगर बिजनेस में टाइम नहीं देगा तो उसके बिजनेस के लिए मुश्किल होगी। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो कि लोन देती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये बिजनेस जब परफॉर्म करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तभी तो बैंक का लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर पाएगा। तो बैंक्स के लिए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये। वो सारे तरह के टैक्सेस जो हैं, जो गवर्नमेंट लेवी करती है उनके ऊपर, उसको पे करते हैं। और इसी टैक्स के पैसे से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें भी इनका योगदान होता है। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रैक्टिसेस हैं जिसके जरिए बिजनेस की जाती है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है
वो मार्केट को लेकर के होती है। यानी कि आपको अगर कुछ भी बिजनेस को डालना है तो आप पहले आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हो, मार्केट को देखते हो कि वहाँ पर लोगों की डिमांड, नीड्स है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि अगर किसी गांव में सीएनजी के रिफिलिंग स्टेशन है ही नहीं और वहाँ पर आप सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को बेचोगे तो क्या बिकेगा? क्या उनकी डिमांड है सीएनजी की गाड़ी की? तो आप जो है उन चीज़ों को देखते हो, मार्केट को देखते हो। तो मार्केट लोगों से बनता है, लोग सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं। यही लोग जो है गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं और बेचते भी हैं। तो कोई भी बिजनेस की शुरुआत जो होती है, किसी भी चीज़ का जब हम बिजनेस डालते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपके शहर में किसी ने सोचा ये कि यहाँ पर एक सॉस की फैक्ट्री डालूंगा, क्योंकि सॉस आज हर घर की ज़रूरत है। हर चौक चौराहे पर चाउमीन से लेकर के बाकी चीज़ें जो मिल रही हैं उन सब में सॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, घर पर भी लोग कर रहे हैं। तो अच्छी सोच है, आप बिजनेस सेटअप करोगे। उसके लिए टमाटर आप कहाँ से खरीदोगे? तो टमाटर खरीदने के लिए आपको विलेजेस में जाने होंगे आसपास के। तो विलेजेस के टमाटर बिकेंगी तो इकोनॉमी में उनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उनको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप शुगर मंगाओगे तो शुगर केन की बिक्री बढ़ेगी। उसके बाद क्या खुद बनाओगे आप? ऐसा तो नहीं होगा। तो आप उसके लिए जो है लोगों को एम्प्लॉयड करोगे तो कई लोगों को रोज़गार मिलेगी। इसके बाद फिर आप मार्केटिंग के लोगों को रखोगे, प्रोडक्ट की लेबलिंग करोगे, फिर मार्केट में उसे बेचोगे। जब आप बेचोगे तो कई दुकानदारों को बेचोगे, वो दुकानदार उस सॉस को बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दुकानदार, ये जो लेबर है, ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये मार्केटिंग पर्सनल्स हैं, ये जो फार्मर से टमाटर लिया, ये सब हमारे एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो आपके एंटरप्रेन्योर बनने से सोसाइटी को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इकोनॉमिकली हम लोग बात कर रहे हैं, पैसे के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो आइए समझे सोसाइटी क्या है। तो सोसाइटी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में एक साथ जो लोग रहते हैं उसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी में अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, वो अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती हैं। यही सोसाइटी के लोग चीज़ों को परचेज करते हैं, यानी कि सारा सिस्टम जो है इकोनॉमी का घूम फिर करके एक ही जगह पर आ जाता है। तो आइए देखें, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। जब अपनी बिजनेस को एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं तब वो क्या करते हैं। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारा पॉइंट वाइज बना हुआ है। आपका क्वेश्चन आंसर जो टॉपिक्स हैं वहीं से निकलता है। जैसे कि यहाँ पर है व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, तो ये क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ से आप इसका आंसर यहाँ से ले सकते हो। तो पॉइंट वाइज यहाँ सब कुछ मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसको आप बाकी चीज़ों को समझो, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ दिया हुआ सफिशिएंट है, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो सबसे पहला काम, जब वो अपना बिजनेस को रन करते हैं तो वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है डिमांड, फिर आता है नीड। नीड का मतलब ज़रूरत, डिमांड का मतलब कि जब ज़रूरत आपका बैक्ड बाई परचेजिंग पावर हो जाता है तो वो डिमांड कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान करके चलिए कि हमें एक आईफोन की ज़रूरत है, ठीक है, आईफोन की नीड है मुझे, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो एक मार्केटर के लिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो जो है डिमांड नहीं है, क्योंकि वो आदमी तो खरीद ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो क्यों बनाएंगे। यानी वैसे लोग जिनको आईफोन की ज़रूरत है, बैक्ड बाई परचेजिंग पावर, यानी उसके पास ताकत है 1 लाख या 1.5 लाख रुपये लगाने का, तब जा कर के वो चीज़ डिमांड में कन्वर्ट होती है। और जब वो डिमांड में कन्वर्ट होगी तब उसके लिए बिजनेसमैन वहाँ पर आईफोन लाएगा ताकि वो खरीद सकें। लेकिन नीड जो है इसकी शुरुआत होती है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सबसे पहले लोगों की वांट्स को समझते हैं, जो वो चाहते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, और उसके बाद फिर डिमांड के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो लोग लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी सॉस वाले एग्जांपल को आपको लिया, क्या टमाटर आप दूर से मंगाओगे? कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। टमाटर जो है पेरिशेबल आइटम है, वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप
बगल के ही लोकल मार्केट से ही इन चीज़ों को लोगे। सोसाइटी को ये हेल्प करता है। अभी आपको बताया कि टमाटर का सॉस बनाने से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, ये तो डायरेक्ट फ़ायदा है। इसके अलावा कई ऐसे लोग होंगे जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। इस तरीके से ये जॉब को क्रिएट करता है। जैसा कि अभी बनाने के लिए टमाटर को आपको बताया, मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में आप अकेले जो है टोमेटो सॉस बेच रहे हो, तो टोमेटो सॉस जो है दूसरे लोग बेच रहे हैं, तो आपकी प्राइस जो है वो उनसे कम रहेगी, कंपेटिटिवनेस रहेगा, तो लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तभी बिक पाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस को रन करते हैं तो ये सारे फायदे जो है हमारे सोसाइटी को मिल पाती हैं। अब आइए एंटरप्रेन्योर आइडियाज़। एंटरप्रेन्योर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो हैं उसके पास होती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर ओनर। ठीक है, आपने देखा होगा कई शोरूम को, कई स्टोर को जहाँ पर ई कॉम का काम होता है। फ्रीलांसर, यानी कि किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, वो लोग खुद काम करते हैं। कई न्यूज़ चैनल को आपने देखा होगा, अपने से रिपोर्टिंग करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। कुछ अकाउंटेंट होते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, वो उससे सैलरी नहीं लेते हैं, बल्कि वो उनके एवज में जो है कुछ तय कर लेते हैं, एक मुश्त रकम वो लेते हैं। कुछ डिज़ाइनर को आपने देखा होगा, वो अलग अलग लोगों के लिए जो है चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और उसका पैसा वसूलते हैं वो। टीचर्स, टीचिंग जॉब, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है आपके पास। कुछ टीचर जो है वो बुक पब्लिश करते हैं, ऑथर होते हैं। ऐप क्रिएटर्स होते हैं, चैटबॉट में सोशल मीडिया ऐप्स बनाते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस, जैसे कि फूड डिलीवरी करना, स्विगी को आपने देखा होगा। क्लीनिंग का, डॉग वॉकिंग, ठीक है। कंसल्टेंट बेस्ड बिजनेस होती है जिसमें वेडिंग प्लानर, शादी ब्याह का पूरा प्लानिंग जो है वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। लाइफ कोच, अपार्टमेंट रेंटल्स, मार्केटिंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ब्लॉगर्स होते हैं बहुत सारे, व्लॉगर्स होते हैं बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स और ट्विट्स वगैरह पे काम करते हैं। तो ये सब जो है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ हैं जिसको लेकर के आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्सर इसको पूछा जाता है, क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है, आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, यानी लोगों को लीड करने का आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे कि आप पूरे की पूरे टीम को लीड कर सको और उनको आगे मोटिवेट कर सको कि वो अपनी गोल को अचीव करें। तो एक लीडरशिप के अंदर ये क्लियर आइडियाज़ होती हैं, उनकी आइडियाज़ जो है बहुत क्लियर होती हैं, विज़न क्लियर होता है। और जब तक आइडियाज़ क्लियर नहीं होगा, विज़न क्लियर नहीं होगा, वो आपको बेहतर या क्लियर आइडिया नहीं दे पाएंगे और आपको समझा ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एक अच्छा टीचर जब तक उसके अंदर नॉलेज ना हो, उसके अंदर क्लियरिटी ना हो, वो आपको कैसे समझा सकता है। इसी तरीके से सेकंड क्वालिटी है सेल्फ स्टार्टर। किसी पर डिपेंडेंट ना होना, खुद से काम को स्टार्ट करना, काम की शुरुआत करना। और जो काम की शुरुआत करते हैं वो आपको लीडर कहलाते हैं। ये प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं। रिएक्टिव किसको बोलते हैं? जब कोई काम बोला गया और उसके बाद आप करते हो तो आप उसको रिएक्टिव बोलते हो। लेकिन किसी काम के बोलने से पहले ही आपको मालूम है कि ये काम मुझे करना है और इसकी ज़रूरत है, बिना बोले हुए, बिना वेट किए हुए आप कर देते हो उस काम को, तो उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और उसी को हम लोग सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं। वो कॉम्पिटिटिव होता है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन। आप अपने क्लास में उठा करके देखो कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव होते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और जो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अरे मैं जैसा कर रहा हूँ 60% ला रहा हूँ तो ठीक तो है, उससे ज़्यादा क्या करना है, तो वो लीडर नहीं बन सकता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उन्हें मार्केट में कॉम्पीट करना होता है दूसरों के साथ, उनको सर्वाइव करना होता है, दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना होता है। उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। समय के साथ चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव नहीं होंगे तो नई चीज़ें नहीं आएंगी, नए नए ट्रिक्स नहीं आएंगे। जो लोग नए ट्रिक्स को अडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच पाते हैं। बिजनेसमैन को रिस्क टेकर होना चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर रिस्क से घबराएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क टेकिंग का। हमेशा जो है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर रेडी रहता है समय और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। सही समय पर वो समझ बूझ करके, ऐसा नहीं कि कभी भी इन्वेस्ट कर दिया, समझ बूझ करके इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन बिजनेस इज ऑलवेज ए टाइप ऑफ रिस्क। इसमें आप हमेशा नहीं बोल सकते हो कि आप सक्सेस करोगे। आप देखते होगे कि हुंडई, मारुति जैसी गाड़ियाँ जो है कई बार मॉडल्स को निकालती हैं और सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट उनके सक्सेसफुल होते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग है। इनोवेटिवनेस बोलते हैं हम लोग, जब
किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपने कुछ नई चीज़ों को पुट कर दिया हो, नई आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी उसके ऊपर लगा दी हो। जैसे कि मोबाइल फ़ोन था पहले हमारे पास, अब उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी आ गई एंड्रॉयड, ठीक है, तो वो इनोवेटिवनेस है, ठीक है। इन्वेंशन मोबाइल था, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर जो नई अपग्रेडिंग्स हो रही हैं वो इनोवेटिवनेस है। तो इनोवेटिव अगर आप नहीं रहोगे तो आप दूसरों से आगे नहीं बढ़ पाओगे। गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य की तरफ आपका पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपका जो भी ध्यान है, ठीक है, वो सिर्फ टारगेट के ऊपर रहेगा। आपने जो टारगेट फिक्स किया हुआ है, टारगेट दो तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स को पूरे करके ही बनाई जा सकती हैं। टारगेट जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए, यानी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का फाइनल का तैयारी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म टारगेट है, लेकिन बीच बीच में जो एग्जामिनेशन आ रही हैं आपकी, हाफ ईयरली आ रहा है, पीरियडिक आ रहा है, वो सब जो है शॉर्ट टर्म टारगेट है। टारगेट क्लियर रहना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है, कितना नंबर लाना है, और वो मेजरेबल नंबर जो है वो आपका मेजरेबल टारगेट है। आप मेजर करके ही समझ पाते हो कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। देन इज़ द डिसीजन मेकर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए डिसीजन लेने की। अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया तो बहुत नुकसानदेह होता है। एक अच्छा डिसीजन लेट से आना ये कई बार नुकसान करता है, और कई बार जल्दी से खराब डिसीजन आ जाना ये और भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो सही डिसीजन, ठीक है, जहाँ पर कि बेस्ट सुइटेबल और प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव हो, सही समय पर आपको उसको चूज़ करना है, डिसीजन लेना है। देन इज़ द मोटिवेटर। मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोगों को इनकरेज करते हो कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ये भी लीडर की एबिलिटी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर तो पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। और डिसिप्लिन्ड, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और आपको दूसरों को भी डिसिप्लिन में रखना है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन के अंदर बाइंड करके रखना है। नेक्स्ट आइए, रोल और फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर देखिए रोल भी दिया हुआ, फंक्शन भी दिया हुआ, यानी दोनों में से कुछ भी पूछे आपका आंसर यही होना चाहिए। तो क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रोल है एंटरप्रेन्योर के। तो पहला जो रोल है या पहला जो फंक्शन है वो है डिसीजन मेकिंग। जैसा कि अभी एबिलिटीज़ में हमने पढ़ा, क्वालिटीज़ में डिसीजन लेने की क्षमता, वो क्षमता की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसको डिसीजन लेना होता है यहाँ पर, और वो डिसीजन रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर, आवर्ली बेसिस पर लेना होता है। अगेन ये डिसीजन भी उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो है, एक शॉर्ट टर्म बांट सकते हैं। यानी कि बहुत लंबे समय के लिए कुछ काम को परफॉर्म करना है तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन हो जाएगा, छोटे छोटे समय के लिए परफॉर्म करना है तो शॉर्ट टर्म डिसीजन हो जाएगा। इसलिए बोला कि ये अर्ली बेसिस पर भी होता है। हर घंटे जो आपको फैसला लेना है कि अभी क्या काम करवाया जाए, क्या प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, क्या प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है तो उसका अल्टरनेट हम लोग क्या यूज़ कर लें, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन से थोड़ी थोड़ी देर में आपको डिसीजन लेना होता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन में आप लंबे समय के लिए ले सकते हो कि नया प्रोडक्ट हमें क्या लॉन्च करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिमांड कर रही है कि वो नहीं चलेगी या उसकी डिमांड कम हो रही है, तो उसको हम लोग कैसे विड्रॉ करें, यानी प्रोडक्शन कम करें उसका। या फिर नया जो है रिक्वायरमेंट है कुछ मार्केट में, जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है उनको तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। कुछ लोगों का जो है जैसे मिठाई की दुकान और खाने वाली चीज़ें थी, उनका प्रोडक्शन रुक गया क्योंकि मार्केट में डिमांड खत्म हो गया, लोग डर से खाने नहीं लगे। लेकिन दवाओं का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा अचानक से। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। लेकिन शॉर्ट टर्म डिसीजन तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो अपना बिजनेस छोड़ करके और दवाओं का बिजनेस, सैनिटाइजर का बिजनेस करने लगे थे। तो ये सारी डिसीजंस लेनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। देन इज़ द मैनेजमेंट कंट्रोल। बिजनेस में चीज़ों को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है कि आपको ये देखना होता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस और जो आपने टारगेट बनाया है या गोल बनाया है उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो आपके अंदर हाई डिग्री ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर कि आप सही आदमी को सही काम पर सही समय पर लगा सकें, तभी आप परफॉर्मेंस बेहतर निकाल पाएंगे उनसे। और नहीं तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ का आप देख लीजिए हाल, वहाँ पर सही जगह पर हम लोग कई बार देखते हैं सही आदमी नहीं है। जो बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, ठीक है। तो ये डिसीजन सही नहीं हो पाता है। देन इज़ द डिवीजन ऑफ इनकम। बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाती है या जो भी इनकम उसके पास आता है, उसका खर्च कैसे करें, कितना हम लोग जो है वहाँ के ओनर को दें, कितना जो है बिजनेस में लोगों की सैलरीज में या फिर बोनसेस में लगाएं, कितना हम लोग लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट कितना पे करना है, ये सारी डिसीजंस जो है बहुत सारी वो हम लोगों को लेनी पड़ती हैं। देन इज़ द रिस्क टेकिंग। जैसा कि अभी आपको दिखाया था कि एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना। तो हम लोग कई तरह का रिस्क लेते हैं, जैसे कि लोन लेना भी एक तरह का रिस्क है,
लोन लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना है हम लोगों को। तो ये एक तरह का रिस्क है कि जितना इंटरेस्ट है प्लस जो लोन लिया है उससे ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेसमैन। इसी तरीके से कई बार हम लोगों को रखते हैं, ठीक है। तो लोगों का भी जो रखना है वो एक तरह का रिस्क होता है कि वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरह के रिस्क होती हैं, जैसे यहाँ देखिए पहला रिस्क जो है वो आपको रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का डर हो सकता है। सामान को लाते ले जाते वक्त नुकसान होने का, चोरी होने का डर हो सकता है। तो इन सब के खिलाफ हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि लॉस की भरपाई की जा सके। इसको हम लोग मेजरेबल या इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। दूसरा वैसा रिस्क है जिसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई जा सकती है, यानी जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, कैलकुलेशन जो है एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं कि लॉस कितने का हुआ होगा। जैसे कि कोई आपका बहुत बेहतरीन स्टाफ था, ठीक है, और उसका लॉस हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो अब उसकी जगह पर आप दूसरे को लाओगे जो उतना बेहतर ट्रेंड नहीं है, तो कितने का लॉस किया, इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल रिस्क है, टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे थे, टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज हो गया, अब उसका क्या लॉस हुआ, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी की वजह से इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो, और इस रिस्क के खिलाफ कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता है। देन इज़ द इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर जो है वो यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंट इन्वेंशन जो होती है, ठीक है, वो करता है, प्लस इनोवेशन उस प्रोडक्ट के ऊपर, जैसा कि आपको बतलाया था अभी थोड़ी देर पहले, इन्वेंटेड प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनोवेशंस करता है वो। मोबाइल के केस में आप देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है। हम लोग बाइक के केस में देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में स्कूटर था, स्कूटर से बाइक की तरफ आया, बाइक में भी अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आना शुरू हो गई है। तो ये सब जो है इनोवेशंस हैं, शुरुआत में जो हुआ वो इन्वेंशन था। तो इस तरह से बहुत सारी कंपटीशंस आ रही हैं, और कंपटीशंस से फाइट करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस लानी होंगी। आप नोकिया को उठा करके देखिए, मोबाइल के केस में वो जो है अपने आप को एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकने वाली जो मोबाइल कंपनी थी वो थी नोकिया। आज की डेट में उसका पोजीशन 10th के बाद आता है, क्योंकि वो अपने आप को इनोवेशन नहीं कर पाई और टेक्नोलॉजी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें नहीं ढाल पाई अपने आप को। नेक्स्ट आइए मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर बहुत सारी फंक्शंस होती है जो एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, जिसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जिसमें सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर एक मैनेजर ये डिसाइड करता है कि किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, और उन चीज़ों को कौन करेगा। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्लान है, जो आइडियाज़ हैं, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में वो रख लेता है और पहले से तय कर लेता है कि हमें करना क्या है, कैसे करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, और फिर कैसे किया जाएगा उसको। इसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। यानी अभी किया नहीं है, अभी केवल उसको कागजी या कागज़ के ऊपर लिख करके रखा है। सेकेंड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। अब उस जो बिजनेस आइडिया था आपका, जिसका आपने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा हुआ था, अब यहाँ पर अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग चीज़ों का जुगाड़ करेंगे, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करना बोलते हैं। यानी लोगों को रख लिया, रॉ मटेरियल मंगा लिया, पैसे का इंतज़ाम कर लिया, मशीन्स मंगा लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया, ऑर्गेनाइज हो गया। अब काम है डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब होता है ऑर्डर देना, कि लोग कैसे काम कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, ये स्टाफिंग कहलाएगा। लोगों का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सारा चीज़। इसके बाद फिर लीडरशिप एबिलिटी शो करना। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि आप जो भी काम को परफॉर्म करवा रहे हो, बेहतर काम तब परफॉर्म करवा पाओगे जब लोग आपकी बात मानेंगे। और लीडरशिप के अंदर, एबिलिटी के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज जब रहेगी, जैसे कि इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के खुद काम करना, आपको वो सारी चीज़ों का नॉलेज होना, आपकी बिहेवियर इतनी अच्छी होनी कि लोग आपसे खुश रहें, आपकी बातों को माने, मोटिवेट करने की एबिलिटी होना, वो सारा चीज़। तो ये सब कुछ जो है कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादातर हिस्सा मैनेजर का, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को काम करने में बीत जाता है, जिसके अंदर राइटिंग, रिस्पॉन्डिंग, ड्राफ्टिंग ईमेल्स, वर्बल इंस्ट्रक्शन देना, डिस्कशन करना, ये सब कुछ होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो ज़्यादातर काम करते हैं, नियरली 80% वर्क उनका कम्युनिकेशन करने में ही गुजर जाता है। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग, इमोशंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। और जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो तब तक आप स्टाफिंग अच्छा कर लीजिए, आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छा कर लीजिए,
आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यानी कम्युनिकेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आइए सुपरविज़न। यहाँ पर हम लोग नज़र रखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है जो भी हमने प्रोग्राम दिया हुआ, प्रोसेस दिया हुआ उसका। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। अब लोग तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आपको उनको कुछ समझाना पड़ेगा। कोई प्रमोशन चाहता है, कोई चाहता है कि बोनस मिले, कोई चाहता है इंसेंटिव्स मिले, तो ये सब कुछ देनी पड़ती है उनको। कोऑर्डिनेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मार्केटिंग वाला मार्केट में डिमांड कर रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर डिमांड कर रहा है इसका। प्रोडक्शन वाला अगर सही समय पर उन प्रोडक्ट को बनाकर नहीं देगा तो वो क्या बेचेगा। और रॉ मटेरियल परचेज करने वाला सही समय पर रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं देगा, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहा है वो सही समय पर पैसा नहीं देगा, तो सारा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। यानी इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर टारगेट सेट करना होता है, उसको मेजर करना होता है, गोल्स वगैरह सबको देखना होता है, और फिर सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना होता है ताकि ये सब लोग इफेक्टिवली काम कर सकें। देन इज़ द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बोलते हैं एक तरह का बार्गेनिंग को। हर जगह पर एंटरप्रेन्योर को नेगोशिएशन करना होता है। पेमेंट के टर्म्स, जैसे आप नौकरी भी मांगने जाते हैं तो वहाँ पर भी सबसे पहले नेगोशिएशन होता है, कितना लोगे कितना देंगे वो, ठीक है। वेंडर का कोटेशन होता है, सामान खरीदना बेचना है, वहाँ पर नेगोशिएशंस होती हैं। एंड कमर्शियल फंक्शंस होता है जिसमें प्रोडक्शन और ऑपरेशन से रिलेटेड, फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी इंसान जो है उसको एज ए रिसोर्स माना गया है। ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंदर की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, स्किल्स होती है, उसका भी मैनेजमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। अब आइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। गलत जानकारी जो होती है उसको हम लोग मिथ बोलते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना आसान है, तो ये एक मिथ है, एक गलतफहमी है। रियलिटी में ये बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग प्रोसेस है। फेलियर रेट जो है नए वेंचर्स को लेकर के बहुत हाई है इंडिया में। ज़्यादातर बिजनेस जो स्टार्टअप करती है, शुरुआत करती है, वो फेल कर जाती है। दूसरा मिथ ये है कि इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बिजनेस ऐसी हैं जो बहुत कम पैसे से स्टार्ट की जा सकती है। तीसरा मिथ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर हम पैसा लाएंगे कहाँ से, कोई तो देगा नहीं। ये भी नहीं है। बैंक्स और बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि मुद्रा स्कीम है, ये सारी स्कीम्स जो है बैंक्स लेकर के आती हैं, जिसके जरिए स्टार्टअप को फाइनेंस किया जा सकता है। माने आप बिजनेस की शुरुआत भी करते हो, प्रोजेक्ट वगैरह मांगेगा, अच्छा प्रोजेक्ट आप दोगे तो आपको बैंक्स जो है या मुद्रा स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो आपको फाइनेंस करती है, बड़ा अमाउंट फाइनेंस करती है। चौथा मिथ ये है हमारे पास कि टैलेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत टैलेंट हो, लेकिन आपने गलत इंडस्ट्री चूज़ किया है तो वहाँ पर भी सक्सेस होने का चांस कम है। यानी कि आपका पूरा रिसर्च होना चाहिए कि जो इस काम को करने जा रहे हो, जिस जगह पर करने जा रहे हो, वो वहाँ पर उसकी डिमांड है, तभी आप उस काम को करो। पांचवा मिथ है कि मोस्ट स्टार्टअप आर सक्सेसफुल। ठीक है, ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो बहुत सक्सेसफुल है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाने सकती है। और लास्ट है एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। ये भी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कोई पैदा होता ही है एंटरप्रेन्योर, या दूसरे लोग जो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। आप इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, धीरू भाई अंबानी के दो बच्चे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। दोनों को उन्होंने बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांट दी। मुकेश अंबानी आज उस प्रॉपर्टी के साथ इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है, और अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वो बर्बाद हो गया। अब दूसरा देखिए अडानी, उसका कोई बाप दादा का मेरे बिजनेस कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसा कि वो बिजनेसमैन थे। शुरुआत उन्होंने एक छोटी सी एजेंसी से की थी। आज इंडिया के टॉप मोस्ट में वो शामिल, इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड, एशिया में भी नंबर आता है उनका। तो बनाए जा सकते हैं, एबिलिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। और लास्ट टॉपिक आपका है एंटरप्रेन्योर एज ए करियर ऑप्शन। अगर आप ये करियर ऑप्शन के तौर पर चूज़ करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीका है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में काम करता है तो वो वेज एम्प्लॉयड पर्सन है, जबकि सेम डॉक्टर अपने क्लिनिक में जब वो काम कर रहा होता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। तो पहला जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल में तनख्वाह पर काम कर रहा है, और दूसरा जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो तनख्वाह पर नहीं, वो के एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो बिजनेस को रन कर सकता है
जहाँ पर अपनी नई आइडियाज़ एज एन एंटरप्रेन्योर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, जबकि हॉस्पिटल में वैसा नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल में जो ऑर्डर होगा और जो वहाँ पर लीडर होगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो जैसा बोलेगा वैसा करना होगा। तो एक आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो करियर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस 3 स्टेप्स में है। पहला है बिजनेस में एंटर करना। एंटरप्रेन्योर जो है इसकी शुरुआत बिजनेस से कर सकता है, कहीं पर भी, छोटा सा शॉप खोल करके, ठीक है, या शोरूम खोल करके, या फिर बड़ा फैक्ट्री करके। एग्जाम्पल के तौर पर संजना जो है एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप अपने लोकेलिटी पर, अपने मोहल्ले में खोलती है। अब सेकंड प्रोसेस होता है इसका सर्वाइव करना, क्योंकि कंपटीशन है वहाँ पर। तो उस कंपटीशन में, कंपटीटिव मार्केट में अपने आप को रहने के लिए आपको बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट कंपटीटिव प्राइस पर, सस्ते दर पर देनी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर संजना जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रही है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने स्टोर को एक्सपेंड करके अब 1 फ्लोर से 2 फ्लोर बना ली, ठीक है। इस तरीके से उसके पास स्टॉक ज़्यादा रहेगा, कस्टमर्स वापस नहीं जाएंगे। तीसरा स्टेप होता है उसका ग्रो करना। तो एक बार बिजनेस जब स्टेबल हो जाए तब उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, उससे ग्रो करना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं पर एक बिजनेस की शुरुआत होती है, फिर दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच खुलता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है संजना ने अब जो है चेन ऑफ 4 मोर ग्रोसरी स्टोर जो है सेम सिटी में खोल लिया है, यानी उसी नाम के 4 स्टोर्स हैं। तो इस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच।